नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम लाए हैं आप लोगों के लिए आगामी सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएस की श्रृंखला, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे खासियत इन सेटों की क्या है कि इसमें ना सिर्फ पिछले प्रश्न होंगे बल्कि उसी पर आधारित नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, एक बेहतरीन श्रृंखला है। तो देखते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सेट ईवीएस का पहला प्रश्न देखते हैं। आप इससे पहले इसको लाइक कर दें और समस्त लोगों को शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो हम पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप सही आंसर का चयन करें। तो दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, वो तो स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा। अगर भाई बहन करेंगे तो इससे क्या होगा, उनका खुद का विकास नहीं हो पाएगा। और अगर ऑप्शन सी देखें, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, तो एकमात्र तरीका तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी देखें, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है, ये भी उचित आंसर नहीं है। अगर हम डी ऑप्शन की तरफ जाएं, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। सबसे सही आंसर इसका यही होगा। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने में मदद करता है और साथ में अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो डी इस प्रकार से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैरोटीन खालिस्तान में पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कैरोटीन किस में पाया जाता है। तो कैरोटीन पाया जाता है गाजर में। विटामिन ए या रेटिनॉल कैरोटीन का ही रूप है, ठीक है फ्रेंड्स। और विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, किस में, दूध, दही, घी, मक्खन, अंडा, मांस, मछली आदि में अधिकता में पाया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गाजर। कैरोटीन किस में, गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप निम्नलिखित में से किससे समुद्र तल से निम्नतम ऊंचाई पर पाएंगे। यहाँ किससे की जगह किसे है, आप निम्नलिखित में से किसे समुद्र तल से निम्नतम ऊंचाई पर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के प्रश्न आजकल सीटेट में ईवीएस में आने लगे हैं। सबसे बड़ी खासियत इनकी है, बहुत सारे प्रश्न मानचित्र पर आधारित रहते हैं और उनकी स्थितियों पर आधारित रहते हैं। और अगर हम इन्हें देखें तो इससे पहले इस प्रकार के प्रश्न किताबों में नहीं मिलेंगे। तो ये अभ्यास से ही आप कर पाएंगे, ठीक है। प्रश्न कुछ दिशाओं के रूप में पूछते हैं, कुछ अक्षांशों के रूप में पूछते हैं, ईटीसी। तो यहाँ पर हम आपको समस्त प्रकार की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप निम्नलिखित में से समुद्र तल से निम्नतम ऊंचाई पर पाएंगे, मतलब सबसे कम ऊंचाई पर पाएंगे। कोलकाता है, लेह है, नई दिल्ली है, देहरादून है। तो अगर हम इन ऑप्शंस पर जाएं फ्रेंड्स, समुद्र तल से निम्नतम ऊंचाई पर क्या होगा, जो समुद्र के निकटतम होगा, समुद्र के सबसे नज़दीक होगा। तो आप बात करें देहरादून, तो ये तो यहाँ से पहाड़ी शुरू हो जाती है, हिमालय भी इसके आगे से शुरू हो जाता है, तो ये तो अधिक ऊंचाई पर है। नई दिल्ली भी काफ़ी अधिक ऊंचाई पर है, 200 प्लस पर ही है। और लेह भी ऊंचाई पर है। कोलकाता समुद्र के पास है, तो इसकी लगभग समुद्र जैसी ही है, 100 मीटर से कम ही है, 25 के समथिंग है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप निम्नलिखित में से किसे समुद्र तल से निम्नतम ऊंचाई पर पाएंगे, कोलकाता। अगले प्रश्न पर आते हैं, फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिका में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु खालिस्तान होते हैं। तो सही आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, आप सभी आंसर दें। आपने कई बार पढ़ा होगा, फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिका में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु क्या होते हैं, राइजोबियम। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राइजोबियम है वो भूमि का जीवाणु नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। और राइजोबियम मिट्टी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया या जीवाणु है, जो फलीय पौधों की घनी जड़ों को प्रभावित करता है तथा गांठ का विकास करता है और फली की जड़ों में नाइट्रोजन को पौधे के भीतर स्थानांतरित कर देता है। तो इस प्रकार से राइजोबियम हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किया जा सकता है। तो सभी ऑप्शंस आप पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन की बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किया जा सकता है इसका प्रयोग। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निशा जूनागढ़ में रहती है, तब उसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं।
ध्यान रखें फ्रेंड्स, बहुत अच्छी यहाँ पे आप लोगों की प्रैक्टिस उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और ये प्रश्न किताब में नहीं मिलेंगे। और मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो नए प्रश्न सीटेट देता है वो पहले किताबों में नहीं मिलेंगे, उस तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है जूनागढ़ किस प्रदेश में है, तो जूनागढ़ गुजरात में है। अब गुजरात के पड़ोसी राज्य हमें ढूंढने हैं, तो उत्तराखंड तो हो नहीं सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा भी नहीं है, बहुत दूर है उड़ीसा तो गुजरात से, तो ये भी नहीं हुए। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात के उत्तर में राजस्थान है और पूर्वी की तरफ मध्य प्रदेश है, तो ये उसके पड़ोसी राज्य हैं, जबकि छत्तीसगढ़ बहुत दूर है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जिन जिन लोगों से बना बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति इंगित करती है कि यह है। तो फ्रेंड्स, कॉलीफॉर्म क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है जो कि पानी के माइक्रोबायोलॉजिकल अध्ययन के लिए सूचक अवयव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो कॉलीफॉर्म का उपयोग किस में किया जाता है? सबसे पहले तो याद रखें, यह क्या है? एक जीवाणु है, ठीक है, जिसका उपयोग क्या किस रूप में किया जाता है? पानी के माइक्रोबायोलॉजिकल अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कॉलीफॉर्म विशिष्ट बैक्टीरिया का एक समूह होता है जो मिट्टी, खराब सब्जी, पशुओं के मल अथवा गंदे सतह जल में पाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन से क्या हो जाएगा? यह क्या है? मल पदार्थ से संदूषित है। क्या है? मल पदार्थ से संदूषित है। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीवाणु और कवक मृत पौधों एवं पशु के ऊतकों पर भोजन करते हैं और उन्हें काले रंग के पदार्थों में परिवर्तित करते हैं जो खालिस्तान कहलाता है। वह काला पदार्थ क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, ह्यूमस। ह्यूमस इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने ह्यूमस के बारे में पढ़ा होगा। ह्यूमस वानस्पतिक और जानवर पदार्थों के विघटन से बनता है। ठीक है, सामान्यतः हरी खाद, गोबर, कंपोस्ट इत्यादि खादों और पेड़ पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं से भी यह बनता है। और अगर ह्यूमस नहीं होगा, आप सबको पता होगा मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। ह्यूमस के अभाव में मिट्टी मृत और निष्क्रिय हो जाती है, अर्थात बिल्कुल कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, ह्यूमस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगर आप लखनऊ से भोपाल आ रहे हैं तब आप कर्क रेखा से दूर जा रहे हैं, कि पास आ रहे हैं, कि समांतर जा रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आप मानचित्र में एक प्रकार से देखेंगे, और ध्यान रखें आपको मानचित्र जरूर बार बार देखना चाहिए, इसी प्रकार के प्रश्न जरूर एक दो कम से कम जरूर आएंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। अगर कहने की बात यहाँ लखनऊ है तो एक आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ, लगभग अगर यहाँ हम आप क्या मान लें, लखनऊ मान लें, ठीक है, तो लगभग इस डायरेक्शन में हमारा क्या है? भोपाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें किस दिशा में जाना पड़ेगा? ठीक है, और भोपाल के आसपास ही बिल्कुल क्या निकलती है हमारी? भोपाल के पास से ही क्या निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा निकलती है। ये हमारी क्या हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि आप लखनऊ से भोपाल की तरफ जा रहे हैं तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? कर्क रेखा के पास आ रहे हैं हम, तो कहाँ आ रहे हैं? आसानी से पता चल जाएगा, कर्क रेखा के पास आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। और किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है? ये आया हुआ प्रश्न है सीटेट में पिछले वर्षों में। तो दुर्गा एक गांव में रहती, लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन, तो उसे सीधी बात है, उसे हम सीधी शब्दों में धुआं बोलते हैं। तो उसे लगातार वो है धुआं लग रहा है, तो उससे उसका क्या हो रहा है? खांसी आने लगी। तो इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? तो सही आंसर इसका क्या होगा? जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं होता है उसके श्वसन नली में जमा हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? श्वसन नली में जमा होता है। उसी हम काले धुएं को कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो वो श्वसन नली में जमा हो जाने के कारण ही खांसी आती है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है? और फ्रेंड्स, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक और शेयर, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। तो वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, वह कहाँ से थे? स्वीडन से थे। स्वीडिश वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक थे। ठीक है,
तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिनियस, कार्ल लिनियस, वर्गीकी का जनक। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, टैनिन एकत्रित होता है। तो वनस्पतियों से प्राप्त उन पदार्थों को टैनिन कहते हैं जो चमड़ी के कमाने में प्रयुक्त होते हैं। किस में होते हैं, चमड़ी में। तो टैनिन क्या है, काष्ठ में एकत्रित होता है। किस में एकत्रित होता है, काष्ठ में एकत्रित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो सबसे पूर्वी राज्य निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स। अगर बात की जाए हरियाणा, तो दिए गए ऑप्शंस में हरियाणा तो है नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश मध्य में ही स्थित है, तो पूरब में नहीं होगा इन दिए गए विकल्पों में। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लगभग कुछ पूर्व में है और कुछ नीचे की तरफ भी है। तो मध्य प्रदेश से तो पूरब में है, लेकिन झारखंड सर्वाधिक पूरब में, ये छत्तीसगढ़ से भी पूर्व में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राज्यों में सबसे पूर्वी राज्य होगा हमारा, पहले नंबर पर होगा झारखंड, फिर दूसरे पर होगा छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कूट के रूप में कि निम्नलिखित को पूर्व से पश्चिम की तरफ व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पूर्व में होगा झारखंड, फिर होगा छत्तीसगढ़, फिर मध्य में मध्य प्रदेश और फिर हरियाणा सबसे लास्ट में पश्चिम की तरफ। तो सही आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। यह भी पहले का आया होगा प्रश्न। तो सही आंसर फ्रेंड्स आप बताएं कि सही उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या यहां पे, ऑप्शन नंबर सी। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आप ऑप्शंस देखें तो उतने उपयुक्त नहीं बैठती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटी कोगुलेंट है। तो फ्रेंड्स, मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटीकोगुलेंट्स क्या है, हेपेरिन है। ठीक है, हेपेरिन है। संयोजी ऊतक को ही मास्ट कोशिका या हेपेरिन नामक एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड मुक्त करती रहती है। तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, हेपेरिन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, आप कहां मकर रेखा पाएंगे, भारत के दक्षिण में, भारत के उत्तर में, भारत के पूर्व में, भारत के पश्चिम में। तो भारत से तो क्या गुजरती है, भारत से आप देखेंगे क्या गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अब पता है कर्क रेखा के नीचे क्या है, कर्क रेखा के नीचे ही तो क्या होगी, भूमध्य रेखा होगी, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, और उसके नीचे क्या होगी, मकर रेखा। तो ये कहाँ पर होगी, भारत तो यहाँ है, भारत के दक्षिण में होगी ना, ये नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। तो आप कहाँ मकर रेखा पाएंगे, भारत के दक्षिण में। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, रक्त में फ्रेंड 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा 60% तथा रुधिराणु 40%। इनमें से रुधिराणु को भी 3 भागों में बांटते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स। तो इनमें से लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। किन में होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो यह क्या होगा इस प्रकार से फ्रेंड्स, रक्त के पदार्थ का रंग। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन रक्त के पदार्थ का रंग, और बाकी मैंने सभी आपको यहाँ पे विस्तार से बताया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है। तो थ्रोम्बिन का संबंध किससे होगा फ्रेंड्स, आप सभी बताएं, थ्रोम्बिन का संबंध आखिरकार किससे है। तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा रक्त जमाव, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जा रक्त जमाव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रुधिर का शुद्धिकरण होता है, कहां पर होता है रुधिर का शुद्धिकरण।
तो रुधिर का शुद्धिकरण होता है कहाँ पर फ्रेंड्स? रुधिर का शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में। इस प्रकार से सा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर होता है शुद्धिकरण? फेफड़ों में। रक्त एक प्रकार का द्रव संयोजी ऊतक है और अशुद्ध रक्त वह होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त क्या होता है? अशुद्ध होता है तथा शुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजन वाला, आप सभी को पता होगा। तो संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त 3 महाशिराओं के द्वारा हृदय से रक्त को शुद्ध करने के लिए फुफ्फुसीय महाधमनी द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है। कहाँ पर? फेफड़ों में। इसीलिए रुधिर का शुद्धिकरण होता है कहाँ पर होता है? फेफड़ों में होता है, जहाँ से रक्त शुद्ध होकर वापस पुनः हृदय में आ जाता है और फिर संपूर्ण शरीर में वितरित कर दिया जाता है और यह क्रिया लगातार चलती रहती है। और अगर बात किडनी या गुर्दे की करें तो गुर्दे भी क्या करते हैं? फेफड़ों की भांति महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? शरीर से नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल पैदा ना करें। रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? पहला अगर ऑप्शन देखें, बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ये तो बिल्कुल बेतुका का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें सी ऑप्शन की, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, तो ये भी गलत बात होगी। प्रकरण को बदलने से बच्चों को कोई लाभ नहीं होगा। अगर बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे तो भी वो कभी ना कभी तो आपको कराना पड़ेगा ना, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? अभी वही जिक्र किया हमने, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? किससे है? माओरी जनजाति का संबंध किस देश से? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति रहती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो आप सभी ऑप्शंस को पढ़ें, आसानी से आप ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा आपको। तो कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सा है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सा है? श्वेत रक्त कणिकाएं, तो इन्हें हम WBC भी बोलते हैं, हमारे शरीर में पहरेदार की भांति कार्य करती हैं और शरीर को रोगाणुओं से बचाती हैं। ठीक है, शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश करने पर WBC उसे अपनी सतह से लिपटाकर नष्ट कर देता है। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को कहते हैं फ्रेंड्स फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी रोगाणु आते हैं उनसे क्या करता है? यह अपनी सतह से लिपटाकर उसे नष्ट कर देता है। कौन? WBC। तो इसे क्या कहते हैं हम? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें WBC की, तो WBC भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ग्रैन्युलर और एग्रैन्युलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर हम सबसे जो प्रश्न में पूछा गया है, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका, तो श्वेत रक्त कोशिका तो वह कौन सी हो जाएगी? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट होगी, वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो बीज अंकुरण की अवधारणा को बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों में निष्पादित करने के बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन था। आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपने मार्क्स बताएं, 26 में से आपसे कितने प्रश्न बने, और जो भी राय हो आप जरूर बताएं। लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। इसी के साथ